ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा विच इज द अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल एंड द डिजाइन एंड द इम्पोर्टेंट 7 पॉइंट्स। ठीक है, विच इज वेरी रिक्वायर्ड, मतलब आप बोल सकते हो कि जो कि जरूरी है किसके लिए, मोल्ड को डिजाइन करने के लिए, राइट। ठीक है, ठीक है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्लास्टिक मटेरियल। सबसे पहले तो आप मुझे कोई भी एक स्टूडेंट बताएगा कि प्लास्टिक मटेरियल क्या है, व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल, राइट। बेसिकली हाँ, ये आप बोल सकते हो। देखो, बेसिकली प्लास्टिक क्या है, अ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, मतलब आइदर सिंथेटिक हो सकता है, नेचुरली हो सकता है। प्लास्टिक आर नथिंग बट इट इज द पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटेड यूनिट्स विच इज ऑल्सो नोन एज मोनोमर्स, जिसको हम लोग मोनोमर्स भी बोलते हैं। तो मोनोमर्स जैसे बहुत सारे रिपीटेड यूनिट से मिलकर एक पॉलीमर क्रिएट होता है और कई पॉलीमर्स का मिक्सचर होता है एक प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो अलग अलग तरह के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, तो हम लोग ज़्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग जनरली चीज़ देखेंगे अबाउट प्लास्टिक मटेरियल के बारे में, कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे अबाउट द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट। ठीक है, अब बोल सकते हो कि भाई प्लास्टिक मटेरियल दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेट मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट मटेरियल, जनरली अगर मैं बात करूं तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मोल्डिंग प्रोसेस, राइट और रॉन्ग। ठीक है, अगर जैसे मैं बात करूं पीपी, अच्छा पॉम, पीसी, एबीएस, कौन सा मटेरियल है भाई ये, दे आर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल इसलिए बोला जाता है कि इंजीनियरिंग पर्पस के लिए थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग जब मोल्डिंग के बारे में बात करने वाले हैं तो प्लास्टिक के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं कि वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द प्लास्टिक मटेरियल ऑल्सो। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली मोल्डिंग मशीन की अगर मैं बात करूं, साथ में थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, देखो प्लास्टिक बेसिकली कहां से आया, इंट्रोड्यूस कहां से हुआ, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है, क्या हुआ था कि भाई मेटल्स वगैरह की जो जितनी भी चीजें थी वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत बहुत नुकसान हुआ था। तो वहां पर क्या है, मतलब बोल सकते हो इकोनॉमी वगैरह सब हो गई थी, राइट। तो भाई वहां पर एक चीपेस्ट मटेरियल की जरूरत थी, मतलब सस्ता मटेरियल, मतलब जो है पॉलीमर। तो वहां पर पॉलीमर इजाद हुआ और सबसे पहली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनी। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, विच इज द कॉमन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। आप देख सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जॉन वेस्ली हेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को प्रपोज किया। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करती थी भाई, सिंपल सी मोल्डिंग मशीन है, इट इज लाइक दिस, देखो जरा। ठीक है, सिंपल सी वर्टिकल मोल्डिंग मशीन है। आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ से हम लोग पॉलीमर को इंजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से एडहेसिव मटेरियल है, जब कॉम्बिनेशन दोनों का होगा तो यहाँ से एक प्लंजर है, ये प्लंजर इसको पुश करेगा इनटू द मोल्ड, इनटू द कोर एंड कैविटी, और कोर और कैविटी के अंदर जब ये पुश करेगा तो ये क्या क्रिएट करेगा, एक इंप्रेशन क्रिएट करेगा ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, एक इंप्रेशन से एक कंपोनेंट को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल मोल्ड जिसको बोलते हैं वर्टिकल मोल्डिंग मशीन, राइट। ठीक है, आफ्टर कूलिंग वी विल गेट द डिजायर कंपोनेंट, हमको वो कंपोनेंट मिलेगा। तो ये एक मोल्डिंग मशीन है, राइट। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट मटेरियल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट के बीच में एक डिफरेंस होता है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस, थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, या बिल्कुल मेल्टेड, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली, राइट। तो बेसिकली थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल मटेरियल है, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेट मटेरियल जो है वो रिसाइकल नहीं हो सकता। दिस इज द वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब थर्मोसेट के बारे में बोले तो वन शेप्ड कैन नॉट बी मेल्टेड अगेन। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई थर्मोप्लास्टिक के नाम बताइए, ठीक है, मतलब अगर बेसिक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन से हैं, पीपी, पीसी, एबीएस, पॉम, राइट, पीवीसी, राइट। तो दिस ऑल आर द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, राइट और रॉन्ग। ठीक है, बेसिक प्लास्टिक मटेरियल, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो हम लोग मोल्डिंग पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के बारे में। जब हम लोगों ने बात करा तो हम बात करते हैं श्रिंकेज वैल्यू के बारे में। देखो, मतलब अगर मैं प्लास्टिक मटेरियल की अगर मैं बात करता हूं तो अगर दुनिया का कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एमएस की भी बात करूं तो एमएस को भी अगर मेल्टिंग कंडीशन में अगर मैं रखूंगा और उसको अगर मैं ठंडा करूंगा, ठीक है, अगर मैं उसको कूल करूंगा तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग द कूलिंग वो क्या करेगा, अपने वॉल्यूम में श्रिंक करेगा, अपने वॉल्यूम में कमी लेके आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी प्लास्टिक मटेरियल को मैंने एक विसल में डाला,
ठीक है, मेल्टेड कंडीशन में अगर मैंने किसी विसल में डाला और अगर इस विसल का जो डायमीटर है वो है अबाउट 200 mm, हाउ मच 100 mm, ठीक है। तो इसका जो मुझे फाइन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद मुझे इसको जो डायमेंशन मिलेगा वो मिलेगा फॉर एग्जांपल 99 mm, सॉरी 99 mm, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लास्टिक मटेरियल मैंने इसके अंदर डाला है वो उसने अपने वॉल्यूम में क्या हुआ, उसने अपने वॉल्यूम में श्रिंक करा। कितना श्रिंक करा, टेल मी इन परसेंटेज, कितना श्रिंक करा? 100 mm का डायमेंशन था, राइट, लेकिन यू विल गेट 99 mm, मतलब कितना परसेंटेज इसने श्रिंक किया? 1%। तो दिस इज द श्रिंकेज वैल्यू ऑफ दैट प्लास्टिक मटेरियल। समझ में आया कि नहीं? ओके। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने आपको ये चीज बताई, भाई अगर मान के चलो आपको आपके पास एक इस तरह से एक प्लास्टिक का कंपोनेंट है, दिस इज द प्लास्टिक कंपोनेंट, है ना, ये एक प्लास्टिक कंपोनेंट है और इस प्लास्टिक का कंपोनेंट के लिए आपको डायमेंशन चाहिए 100 mm। अगर 100 mm का अगर डायमेंशन चाहिए तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इंप्रेशन रहेगा, कोर और कैविटी रहेगा, वो 100 mm से ज्यादा रहेगा, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तभी तो आफ्टर श्रिंकेज यू विल गेट द डिजायर डायमेंशन। जब श्रिंकेज के बाद आपको क्या मिलेगा? एक डिजायर डायमेंशन मिलेगा जो कि 100 के पास होगा, राइट, ठीक है। तो वही जो श्रिंकेज वैल्यू रहेगा ना, उसी को हमको कंपोनेंट के अंदर ऐड करना होता है। दैट श्रिंकेज वैल्यू वी हैव टू ऐड इनटू द कंपोनेंट, ठीक है, ताकि हमको हमारे जो डिजायर डायमेंशन है, जो हमको चाहिए वही मिले, ठीक है। जनरली अगर किसी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की बात करूं तो उसमें 0.2 से लेकर 2% तक श्रिंकेज रेट होता है, ठीक है, मतलब एक कॉमन श्रिंकेज रेट, लेकिन ये ज्यादा भी हो सकता है, राइट, और कम भी हो सकता है, लेकिन ये कॉमन एक श्रिंकेज रेट है, ठीक है। लेकिन कभी भी हम लोग कॉमन को सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। श्रिंकेज वैल्यू को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बाय द स्केल बॉडी, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पास अगर ये कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट को क्या कर रहा हूं मैं? स्केल कर रहा हूं, आई एम स्केलिंग दिस कंपोनेंट, राइट और रॉन्ग, फॉर मेकिंग द कोर एंड कैविटी। तो स्केल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, इसके डायमेंशन में थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं, राइट, ठीक है। इंक्रीज कर रहा हूं मतलब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या मिलेगा? आफ्टर कूलिंग, प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। आफ्टर कूलिंग आपको क्या मिलेगा? ये जो ग्रीन वाला कंपोनेंट है वो आपको मिलेगा आफ्टर श्रिंकेज। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो किसी प्लास्टिक मटेरियल के लिए अगर श्रिंकेज जो है वो 2% है, 2% है, तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो आपको क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल जब आपको इस तरह से आप रखोगे तो 2 इज नथिंग बट इज द श्रिंकेज वैल्यू, 2 डिवाइड 100 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, तो आपको क्या मिलेगा? एक वैल्यू मिलेगा विच इज द 1.02। 1.02 आप कहां रखोगे? स्केल बॉडी कमांड में रखोगे और आप कंपोनेंट को क्या करोगे? स्केल करोगे। या दिस इज नथिंग बट दिस इज द श्रिंकेज, ठीक है। अभी मैं जो आपको श्रिंकेज बता रहा हूँ ये यूनिफॉर्म श्रिंकेज बता रहा हूँ, ठीक है, स्पेसिफिक किसी डायमेंशन के लिए नहीं बता रहा। देखो एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि भाई ये है हमारा एक्चुअल डायमेंशन, देखो कोर और कैविटी, तो आफ्टर श्रिंकेज यू विल गेट लाइक दिस, आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये श्रिंकेज हो रहा है किस तरह से? लाइक दिस, ठीक है, क्लियर है। प्लास्टिक श्रिंकेज चार्ट के बारे में समझते हैं, साथ में हम लोग मटेरियल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे। तो हमारे पास थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स है कुछ, जिसके अंदर आप बोल सकते हो एबीएस, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीइथिलीन है, ठीक है, मतलब ये वाले हमारे कुछ मटेरियल्स हैं। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग क्या हो सकती है? प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। देखो हर मटेरियल का कुछ ना कुछ अपना कुछ उपयोग है, एप्लीकेशन है। जैसे अगर मैं बात करूं एबीएस के बारे में, तो एबीएस का जो श्रिंकेज रेट है वो है 0.4 से लेकर 0.6%, मतलब क्या है? एक रेंज में है, एक रेंज में है। और किसी भी कोई भी मटेरियल रहेगा उसका जो श्रिंकेज रेट रहेगा वो क्या रहेगा? रेंज में रहेगा, कि 0.4 से लेकर 0.6%। मतलब अगर मैं बोलूं 1 mm, इन 1 mm हाउ मच माइक्रोन? 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं भाई? 1000 माइक्रोन होते हैं, राइट, 1000 माइक्रोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 1 mm में 4 माइक्रोन से लेकर 6 माइक्रोन तक श्रिंक करेगा एबीएस मटेरियल, या तो 4 माइक्रोन से लेकर 6 माइक्रोन तक श्रिंक करेगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं पीपी मटेरियल की बात करूं तो देखो पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन जो मटेरियल है वो 1 से लेकर 2%, मतलब 10 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक श्रिंक करेगा 1 mm में, राइट, ठीक है। अब अगर मैं यूज की बात करूं तो एबीएस मटेरियल जो है वो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है। जनरली एबीएस मटेरियल कहां पर यूज होता है? टेल मी।
एक्रोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टेरिन। एबीएस मटेरियल कहां पर यूज होता है? अरे भाई, एबीएस मटेरियल फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है। अगर मैं फायर रेजिस्टेंस की बात करूं तो फायर को क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। इसका मतलब ऑटोमोबाइल की जितनी भी चीजें होती हैं, इंटीरियर और इंक्लूडिंग एक्सटीरियर, जितना भी पोर्शन रहेगा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो वो क्या रहेगा, एबीएस मटेरियल का रहेगा। ठीक है। इवन अगर मैं बात करूं मोटर कैसिंग, अगर जो आपकी ड्रिल मशीन होती है, तो ड्रिल मशीन का जो ऊपर का पार्ट होता है, पूरा जो ऊपर का जो कैसिंग होता है, वो किस मटेरियल का होता है भाई? या तो ग्रीन या रेड या फिर ब्लैक, किस मटेरियल का होता है? वो एबीएस मटेरियल होता है। वाई एबीएस मटेरियल? क्योंकि फायर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या करेगा, एक आर्मेचर रोटेट करेगा। आर्मेचर रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। राइट और रॉन्ग? क्लियर है? राइट। तो एबीएस मटेरियल बेसिकली फायर रेजिस्टेंस मटेरियल है और हर जगह हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों की बोतल अगर बनानी है, ठीक है, तो बच्चों की बोतल बनाने के लिए क्या एबीएस का इस्तेमाल करोगे? क्या बच्चे क्या आग से खेलते हैं क्या भाई? नहीं ना, है ना। तो एबीएस का तो इस्तेमाल नहीं करने वाले। और बेसिकली एबीएस जो है वो फूड ग्रेड मटेरियल नहीं है। तो फूड ग्रेड मटेरियल कौन सा मटेरियल है? वो है पीसी और पीपी मटेरियल। ये जो है ये फूड ग्रेड मटेरियल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किचन वेयर के प्रोडक्ट, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट बनाएंगे पीसी या पीपी मटेरियल के लिए। राइट। या फिर आप बोल सकते हो बच्चों की बॉटल्स, टिफिन, है ना, इससे क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, पीसी और पीपी का इस्तेमाल करके, क्योंकि दिस इज द फूड ग्रेड मटेरियल। क्लियर है? अब अगर मैं पीएस पॉलीस्टाइरीन की बात करूं तो पॉलीस्टाइरीन क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक कांच जैसा इफेक्ट देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है बेसिकली। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जहां पर भी यूज करेंगे वहां पीएस का इस्तेमाल करेंगे। नायलॉन मटेरियल और पॉम मटेरियल, ये दो मटेरियल जो हैं ये क्या है, एनवायरमेंट के साथ थोड़ा कम रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ इनका जो इस्तेमाल होता है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने में होता है, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में होता है। ठीक है, जैसे कि आरओ राइट, प्यूरिफायर जो होता है उसके जो पार्ट्स बनते हैं वो या तो नायलॉन के बनते हैं या फिर किसके बनेंगे, पॉम मटेरियल के बनते हैं। इवन अगर सोलेनाइड वाल्व की बात करते हैं जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, सोलेनाइड तो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो उसका जो हाउसिंग होता है, उसका हाउसिंग मटेरियल जो होता है ना, वो पॉम का मटेरियल होता है, वो पॉम मटेरियल होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर इसका पीवीसी का श्रिंकेज रेट देखो सबसे कम है। पीवी का श्रिंकेज रेट कितना है, 0.1 से लेकर 0.2%। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 mm में ओनली 1 माइक्रोन श्रिंक होता है ये। हाउ मच? ओनली 1 माइक्रोन इन 1 mm। क्लियर हुआ? 1 mm में सिर्फ 1 माइक्रोन श्रिंक होता है। तो पीवीसी, अच्छा पीवीसी का आपने क्या देखा है बना हुआ भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी के पाइप्स देखे हैं आपने, कंस्ट्रक्शन पाइप, है ना, पॉलीकैप के पाइप देखे होंगे आपने, कंस्ट्रक्शन पाइप जो फिटिंग के लिए यूज होते हैं। राइट। तो क्यों इस्तेमाल होता है पीवीसी उसके अंदर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि ये बोल सकते हो कि भाई ये टाइम के साथ खराब नहीं होता, जो इतनी आसानी से, टाइम के साथ इतनी आसानी से खराब नहीं होता, प्लस इसका श्रिंकेज रेट जो होता है वो भी अच्छा होता है। तो फिटिंग पर्पस के लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो क्या है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थोड़ा समझ में आया? अब यहां पर है कुछ इंफॉर्मेशन हमको समझना पड़ेगी। देखो जब भी हम अभी यहाँ पर है ना कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यू आर अ मोल्ड डिजाइनर, आप एक मोल्ड डिजाइनर हो, राइट। तो आपके पास जब कस्टमर आएगा ना, तो कस्टमर आएगा आपके पास तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पहले तो आपके बारे में पूछेगा, ठीक है, लेकिन जब आप टूलिंग का काम लेते हो, जब मोल्ड का काम लेते हो ना, तो कस्टमर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछना होती है कि भाई आपके पास कंपोनेंट अवेलेबल है, 2D में है, 3D में है ना, आपको कितनी नंबर ऑफ कैविटीज बनानी पड़ेगी, किस मटेरियल के साथ आप काम करवाना चाहते हो, प्रोडक्शन किस कंपोनेंट के साथ मटेरियल के साथ निकालना चाहते हो, राइट। तो ये चीज कुछ जरूरी है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर डिजाइनर टूल। जब तक आपके ये पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएंगे ना, तब तक आपको क्या नहीं करना है, टूल डिजाइन को स्टार्ट नहीं करना है, मोल्ड डिजाइन को स्टार्ट नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 1 by 1 सबको समझते हैं। देखो फर्स्ट है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मतलब कस्टमर के पास किसी कंपोनेंट के लिए 2D ड्राइंग होनी चाहिए या तो 3D मॉडल होना चाहिए। अगर 3D मॉडल अवेलेबल है इसका मतलब वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, राइट। तो XT में, स्टेप में या AGS फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर क्रिएट करना है कोई मॉडल, ठीक है, तो भाई उसका आपको 2D ड्राइंग सेंड करना पड़ेगा कस्टमर को फॉर द अप्रूवल। वाई? क्योंकि अगर आपका कंपोनेंट अगर रेडी है तो ही तो आप उसका मोल्ड क्रिएट करोगे, राइट और रॉन्ग। कंपोनेंट अगर रेडी है तो ही तो उसका मोल्ड बनाएंगे।
राइट। नहीं तो अगर मोल्ड आपने बना दिया और बीच में अगर कंपोनेंट में छेड़खानी कर रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। ठीक है, तो कंपोनेंट रेडी होना चाहिए आपका, क्लियर है। तो कंपोनेंट एक बार रेडी है तो कस्टमर से पूछो, अगर एसटी में, स्टेप में, आईजीएस फॉर्मेट में अगर आपके पास फाइल अवेलेबल है तो वो हमको प्रोवाइड कराइए 3D मॉडल में, राइट। और अगर नहीं तो हम लोग उसको बनाएंगे, 3D स्कैनिंग करेंगे, 3D स्कैन करके हम लोग उसको क्रिएट करेंगे, क्रिएट करके एक 2D ड्राइंग आपको शेयर करेंगे फॉर द डायमेंशन, और आप उसको अप्रूवल दो कि डायमेंशन सभी सही है कि नहीं, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ कैविटीज। ठीक है, अब कस्टमर हमको बोलता है, बोले सर हमको तो 10 नंबर ऑफ कैविटीज चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो हमेशा यही चाहेगा ना कि ज्यादा नंबर ऑफ कैविटीज हो, राइट। तो कस्टमर बोलता है 10 नंबर ऑफ कैविटीज है चाहिए। ठीक है, एक कंपोनेंट जो है वो, एक कंपोनेंट का जो वेट है ना, वो एक कंपोनेंट का वेट है वो है 20 ग्राम। ठीक है, और जो मशीन है, जो मशीन अवेलेबल है, मान के चलो 50 टन की मशीन अवेलेबल, उसके अंदर जो मटेरियल भर सकता है वो ओनली 120 ग्राम का भर सकता है। कितने ग्राम का भर सकता है? 120 ग्राम का मटेरियल भर सकता है। तो मुझे बताओ क्या 10 कैविटी बन सकता है क्या? अगर एक जो कंपोनेंट का वेट जो है वो 20 ग्राम है, तो क्या मैं 120 ग्राम के शॉर्ट वेट में क्या 10 कैविटी बना पाऊंगा क्या? नहीं बना सकते, राइट। तो नंबर ऑफ कैविटीज उनसे हमको पूछना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट नंबर ऑफ कैविटीज और द कंपोनेंट के प्रोजेक्टेड एरिया के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, मशीन का कैलकुलेशन निकालेंगे। हम लोग ये निकालेंगे कि कितने टनेज की मशीन में हमारे नंबर, ये जो कंपोनेंट है और नंबर ऑफ कैविटीज है वो बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हमको वो चीज पहले निकालना पड़ेगी। ठीक है, उसके हिसाब से क्या निकालेंगे, मशीन का शॉर्ट वेट देखेंगे। थोड़ा समझ में आया? तो नंबर ऑफ कैविटीज हमको कस्टमर से पूछना पड़ेगा पहले, राइट। ठीक है, तो नंबर ऑफ नहीं, देखो नंबर ऑफ कैविटीज हमको कस्टमर से पूछना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि बस इंफॉर्मेशन चाहिए कि हाउ मच नंबर ऑफ कैविटीज यू वांट। जैसे अगर मैंने बोला एक कंपोनेंट को बनाने के लिए मेरे को 30 टन की मशीन लगेगी, तो मुझे क्या 2 कंपोनेंट बनाने के लिए 30 टन की मशीन लगेगी क्या? फिर ज्यादा टन की मशीन लगेगी। और एक कंपोनेंट का जो वेट है मान के चलो वो 20 ग्राम है, तो 2 कंपोनेंट का वेट कितना हो गया? 40 ग्राम हो गया। अब ये 40 ग्राम वो जो मशीन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर शॉर्ट कैपेसिटी भी तो होना चाहिए, मतलब उतना मटेरियल उसको भरना भी तो चाहिए। छोटी मशीन रहेगी तो कम मटेरियल भरेगा, बड़ी मशीन रहेगी तो ज्यादा मटेरियल भरेगा, राइट। तो राइट, चलो अभी हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कैविटीज जो है, और जो 5th वाला पॉइंट है और जो 2nd वाला पॉइंट है ना, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो अब उसके बाद 3rd पॉइंट। देखो कस्टमर से हमको ये पूछना चाहिए कि भाई नंबर कंपोनेंट का मटेरियल क्या है। अब जैसे कस्टमर ने कंपोनेंट का मटेरियल क्या है, वो श्रिंकेज वैल्यू क्या है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो आपने मोल्ड क्रिएट करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड अ मोल्ड फॉर द पीपी मटेरियल, और आपने बनाया, ये किसके लिए बनाया, पीपी मटेरियल के लिए। चलो पीसी के लिए बनाया फॉर एग्जांपल, राइट। अब याद रखना पीपी की और पीपी की डेंसिटी जो होती है ना, वो पीपी से हाफ होती है, मतलब पीसी की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब दोगुनी होती है। ठीक है, अगर मैंने पीपी के लिए अगर कोई मोल्ड बनाया है तो उसके अंदर मैं पीसी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर पीसी के लिए अगर मैंने कोई मोल्ड बनाया है तो मैं पीपी इस्तेमाल नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि वहां पर जो रनर रहेगा उस रनर का डायमीटर डिफरेंट रहेगा दोनों के लिए, राइट और रॉन्ग। तो कस्टमर ने अगर बोला है सर बोले हम लोग पीपी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इंस्टेड ऑफ पीपी मटेरियल अगर उन्होंने पीसी मटेरियल इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, उसके अंदर कंपोनेंट के अंदर क्या है, मटेरियल जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं। और नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर आपको कहेगा बोले सर आपने मोल्ड गलत बनाया है। फिर कस्टमर नहीं अभी मैं आपको जस्ट अभी नहीं अभी समझो, अभी बेसिकली पीपी मटेरियल और पीसी मटेरियल दोनों है ना एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये इसके डेंसिटी का अंतर है कि पीपी की डेंसिटी जो रहती है पीसी से हाफ होती है। मतलब अगर पीपी की डेंसिटी अगर 5 है ना तो पीसी की डेंसिटी 10 होगी। क्लियर है? डेंसिटी मतलब विस्कोसिटी, सॉरी नॉट डेंसिटी, विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन। जैसे शहद, हनी, जो हनी होता है और वाटर जो होता है, दोनों में डेंसिटी किसकी, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, हनी, राइट। तो यहां पर जो हमारा पीसी है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द हनी, एग्जांपल के लिए पीपी इज द वाटर। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि मटेरियल कौन सा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट मटेरियल ही हम लोग क्या करेंगे, रनर को डिजाइन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग एयर वेंट डिजाइन करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, राइट। ठीक है, 4th पॉइंट है मेथड ऑफ डीगेटिंग, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अच्छा, मेथड ऑफ डीगेटिंग मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ कैविटीज ज्यादा हैं
नंबर ऑफ कैविटीज ज़्यादा है, तो अगर मेरे पास जो मैं ले रहा हूँ रनर वाला पोर्शन, राइट, तो रनर से यहाँ पर मैं गेट को कनेक्ट करूंगा, गेट को कनेक्ट किया तो गेट से हमारा जो कंपोनेंट है वो कैसे डीगेट होगा, मतलब ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल होगा, ये चीज पता होना चाहिए। मतलब कस्टमर कैसे चाहता है, ऑटोमेटिक चाहता है कि मैनुअल चाहता है, ठीक है। अगर ऑटोमेटिक चाहता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी, राइट। और मैनुअल अगर चाहता है तो हम लोग को लेबर कॉस्ट अलग से देना पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये अलग से हमको कट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ है? चलो, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, फिफ्थ पॉइंट है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का टनेज डाटा हमको पता होना चाहिए। जैसे कस्टमर के पास ऑलरेडी मशीन अवेलेबल है 30 टन की और 50 टन की मशीन अवेलेबल है कस्टमर के पास, तो भाई उनका डाटा हमको पता होना चाहिए कि अगर कस्टमर चाहता है कि 30 टन की मशीन यूज करना चाहता है, लेकिन कस्टमर हमको बोलता है कि सर हमको तो 10 कैविटी बनाना है, लेकिन 30 टन की मशीन में 4 कैविटी से ज्यादा नहीं बन सकता, 50 टन की मशीन में 8 कैविटी से ज्यादा नहीं बन सकता, राइट। तो कस्टमर को हमको ये बताना पड़ेगा कि सर जो मशीन आपके पास अवेलेबल है ना उसके अंदर 4 कैविटी बन सकता है और 50 टन में 8 कैविटी बन सकता है, तो उसके हिसाब से ही आपको मोल्ड बनवाना पड़ेगा, राइट। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा भी हमको चाहिए जो कस्टमर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। सिक्स्थ है हॉट रनर यूज। तो हॉट रनर वाला जो है, जो क्वेश्चन है बेसिकली यस और नो में आपको पूछना पड़ेगा कि भैया हॉट रनर का यूज करना है कि नहीं करना है। हॉट रनर का मतलब होता है कि आपका जो कंपोनेंट है वो विदाउट फीड सिस्टम निकलेगा, राइट। मतलब उसके अंदर फीड सिस्टम नहीं निकलेगा, मटेरियल का वेस्टेज नहीं होगा। तो हॉट रनर एक अलग टॉपिक हो गया जो हम लोग डिजाइन में कवर करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सेवंथ जो क्वेश्चन है वो है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट। कस्टमर से आपको ये पूछना पड़ेगा कि प्रोडक्शन रेट कितना चाहिए भैया आपको, ठीक है। कस्टमर आपको बोलता है, बोले सर हमको तो 10,000 शॉट निकालना है। कितना निकालना है? 10,000 शॉट निकालना है। अब नंबर ऑफ कैविटीज अगर 4 है तो 10,000 शॉट में कितने कंपोनेंट हुए? 40,000। अगर 10,000 शॉट निकालना है तो 10,000 शॉट निकालने के लिए और साथ ही साथ 10,000 शॉट निकालते हुए आपका जो कंपोनेंट के डायमेंशन होना चाहिए ना वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए फिटमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसका मतलब 10,000 शॉट निकालने के लिए आपको मटेरियल अच्छा यूज करना पड़ेगा। मतलब कोर और कैविटी के लिए मटेरियल कैसा रहेगा? शुड बी गुड क्वालिटी फॉर द कोर एंड कैविटी मटेरियल, राइट और रॉन्ग। मतलब वहां पर मैं ऐसा मटेरियल यूज नहीं कर सकता जो कि कुछ टाइम बाद उसके डायमेंशन को चेंज कर दे। मतलब मुझे यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा डाई मटेरियल विच इज द P20 मटेरियल, H13 और H11 मटेरियल विच इज द हार्ड मटेरियल, जो कि हार्ड मटेरियल होते हैं, राइट। ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं कि कितना प्रोडक्शन कस्टमर को चाहिए, है ना, कितना प्रोडक्शन निकालना है, शॉट कितने निकालना है, राइट। ठीक है। तो दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट डिजाइन। अगर आपको मोल्ड को कंप्लीट तरीके से डिजाइन करना है, ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए अच्छी तरीके से, रिवीजन पे नहीं जाना है तो, राइट। ठीक है। जब तक आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी ना तब तक आप मोल्ड को डिजाइन नहीं कीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को?